नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आईएएस प्रेप पर। आज है 26 अगस्त 2018 और हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज का करंट अफेयर। रोज़ सुबह 4 बजे ये क्लास आपको मिल जाती है। आज ये करंट कैप्सूल का 5वां एपिसोड है। इसका पीडीएफ आपको नीचे दिए गए टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, आप उसे वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। मैं प्रकाश पांडे, आपका गाइड, आपका दोस्त। चलिए शुरू करते हैं। एशियाई खेलों की पुरुष शॉटपुट स्पर्धा में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? और इसका सही उत्तर है तेजिंदर पाल सिंह तूर। तेजिंदर पाल सिंह तूर ने ये जो शॉटपुट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। इसके अलावा जो ये दो खिलाड़ी दिए हुए हैं, इनका भी संबंध इसी खेल से है, लिu यांग और इवान इवानो। आइए देखते हैं। इन्होंने जो ये जीता, इसी के साथ खाता खुला इस क्षेत्र में भारत का। और 23 वर्षीय खिलाड़ी ने 20.75 मीटर की दूरी पर गोला फेंक जो खेल है, उसी की बात यहाँ पर हो रही है। राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया और ये एशियाई खेलों का भी रिकॉर्ड है। एशियाई खेल इस समय चल रहे हैं, उनका भी ये रिकॉर्ड है। और इन्होंने ओम प्रकाश करहाना के नाम पर अभी जो रिकॉर्ड दर्ज था, उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है ना। और ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इनका व्यक्तिगत जो था अभी 20.24 मीटर का था, अब कितना हो गया? 20.75 मीटर का। पंजाब के रहने वाले हैं और 5वें प्रयास में इन्होंने ये जो दूरी हासिल की है 20.75 मीटर की, 5वें प्रयास में इन्होंने हासिल की है। प्रयास करते रहना चाहिए, कब मुकाम मिल जाए, कब रिकॉर्ड बन जाए, कुछ पता नहीं है। और जो ये लिu यांग है, लिu यांग को रजत मिला और ये चीन के हैं। और जो इवान इवानो हैं, ये कजाकिस्तान के हैं और इनको कांस्य मिला है। जो दो और विकल्प थे। अगला प्रश्न हम देखते हैं। सरकार ने नौसेना के लिए 21,000 करोड़ रुपये से कितने हेलीकॉप्टर खरीदने को मंजूरी प्रदान की है? 112, 222 ऐसे करके विकल्प दिए हैं और 111 इसमें सही आंसर है। 111 आपको याद रखना चाहिए। रक्षा मंत्रालय ने ये बड़ा फैसला लिया है और ये बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर 111 खरीदे जाएंगे। लगभग 21,000 करोड़ रुपए की लागत होगी 111 बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर खरीदने की। और 46,000 करोड़ रुपए की रक्षा सौदों को मंजूरी दी गई है, उसमें ये भी शामिल है। और इसमें एक डीएससी होती है। डीएससी क्या करती है? रक्षा क्रय परिषद होती है और ये फैसला लेती है क्या क्रय किया जाना है ना। ये देखिए कुछ इस प्रकार का एग्जैक्ट अभी तो उसका पिक्चर नहीं है, लेकिन कुछ इस प्रकार के हेलीकॉप्टर होते हैं। देखिए यहाँ से सैनिक के नीचे लटक कर उतर रहे हैं और ये मतलब आप समझ सकते हैं कि इनकी महत्ता क्या है, इतने महंगे क्यों हैं, क्योंकि ये हमारे देश की रक्षा के लिए इनका उपयोग किया जाता है। तोशिबा कैरियर का भारत में नया संयुक्त उद्यम किसके निर्माण से संबंधित है? तोशिबा और कैरियर, ये दोनों कंपनियां आपने निश्चित तौर पर किसी न किसी रूप में देखा, पढ़ा, सुना होगा। दोनों कंपनियों का नाम, ये किस से क्षेत्र में भारत में संयुक्त उद्यम स्थापित करने जा रही है देखना है। तो ये एयर कंडीशन जो होता है, एसी के क्षेत्र में ये कार्य करने जा रही है। कैरियर की एसी आपने देखी होगी, तोशिबा अब इसमें इनके साथ मदद करने जा रही है। तोशिबा जो है ये जापान की कंपनी है ना। भारतीय एयर कंडीशन बाज़ार देख रहे हैं ये लोग कि इतनी ज़्यादा जनसंख्या है यहाँ और गर्मी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ रही है, तो इस कारण से इसके मार्केट बढ़ने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। तो जो संभावनाएं ज़्यादा होंगी तो ऐसी कंपनियां टाई अप करके आएंगी। अभी जो तोशिबा है ये तो जापान की है। कैरियर के बारे में हमको थोड़ा देख लेना चाहिए, ये कहाँ की कंपनी है, क्या कार्य करती है। तो ये एयर कंडीशनर बनाती है, हीटिंग और वेंटिलेटिंग जो डिवाइसेस होती हैं, वेंटिलेटिंग डिवाइसेस आप देख सकते हैं हॉस्पिटल में होती हैं और बहुत सारे उपयोग इसके हैं। तो ये सारे काम ये करती है। 1915 में स्थापित हुई थी, यानी कि 100 साल से ज़्यादा पुरानी, 103 साल की कंपनी है। विलिस कैरियर नाम के व्यक्ति ने इसको स्थापित किया था और इसका हेडक्वार्टर जो है वो चार्लोटे, नॉर्थ कैरोलिना, यूनाइटेड स्टेट में है। तो ये भी आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल गई। यहाँ पर बात ये हो रही कि इतनी पुरानी कंपनियां हैं, आज भी अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं, है ना। यानी कि अपने को अपडेट करते रहते हैं। ऐसे आपको भी अपडेट करते रहना चाहिए अपने को। करंट अफेयर इसीलिए महत्वपूर्ण है, आपकी जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसमें अपडेशन होता है ये, ठीक है ना। 45,000 के लगभग एम्प्लॉई इनके पास है। कैरियर का ये वास्तव में अच्छा होता है, अच्छा माना जाता है। नेता ऐप लॉन्च किया गया किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, ये विकल्प दिए हुए हैं इसमें। लेकिन ये आप ध्यान रखिएगा कि पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व जो प्रेसिडेंट हैं हमारे प्रणब मुखर्जी साहब, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि नेता ऐप है क्या। तो ये मतदाताओं को अपने राजनीतिक प्रतिनिधियों की दर और समीक्षा करने की सुविधा देता है
उनका उद्देश्य जो ये है, इस ऐप का जो लॉन्च करने का उद्देश्य है, यानी ऐप को बनाने का जो उद्देश्य है, वो राजनीतिक जवाबदेही और पारदर्शिता को, ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज़ करना है। नई दिल्ली में ये ऐप लॉन्च किया गया है और विधायकों और सांसदों को रेट देने का अधिकार है। यहाँ पे जो दर की बात हो रही है, यानी कि रेटिंग, जैसे आप अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे सामान खरीदते हैं रेटिंग देख के, तो नेता भी आप वोट कर सकते हैं इस ऐप के ज़रिए रेटिंग देख के। और नेता ऐप एंड्रॉयड, iOS और वेब पर 16 भाषाओं में उपलब्ध है। सरकार द्वारा पोर्टल लॉन्च करने की योजना बन रही है, एक ऐसा पोर्टल जो आयात निर्यात और घरेलू व्यापार से जुड़े पक्षों, माल की आवाजाही, व्यापारिक गतिविधियों को एक मंच पर लाने का काम करेगा। यहाँ पर ये बात हो रही है कि वो पोर्टल कौन सा है, उसका नाम क्या होगा। तो इसका नाम होगा नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल। यहाँ पे देखिए मैंने ऑप्शन जो सेट किए हैं, नेशनल एक्सपोर्ट पोर्टल, बिजनेस पोर्टल, ट्रेड पोर्टल। कंफ्यूज मत होइएगा, नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल आपको ध्यान में रखना है। नेशनल लॉजिस्टिक जो पोर्टल होगा वो अंतर्राष्ट्रीय तथा घरेलू बाजारों में कारोबार आसान बनाने के लिए वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा जल्द ही इसको शुरू किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा। सिंगल विंडो ऑनलाइन बाजार की घोषणा हमारे जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने बजट भाषण में की थी, तो उसी के तहत ये किया जा रहा है। ये कारोबार को सुगम करेगा, कारोबार को जोड़ेगा, नया अवसर पैदा करेगा। मेंस अगर आप लिख रहे हैं तो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा फोकस करके आपको लिखना चाहिए, है ना, यानी कि ऐसा लगेगा कि आप करंट अफेयर से जुड़ के चीज़ों को अपडेट करते रहते हैं। ये पोर्टल जो होगा ये आयात निर्यात और घरेलू व्यापार से जुड़े पक्षों व माल आवाजाही और व्यापारिक गतिविधियों को एक मंच पर लाने का काम करेगा। ठीक है ना। अब ज़रूरत इसकी क्या है, क्योंकि जो लॉजिस्टिक सेक्टर है वो काफ़ी छितराया हुआ है, तितर बितर है, और इसका कारोबार अभी 160 अरब डॉलर का है। 2 साल में बढ़ के और बढ़ेगा, जब 215 अरब डॉलर का अनुमान लगाया जा रहा है कि हो जाएगा। तो ऐसे में इम्पॉर्टेंट हो जाता है कुछ ऐसा हो जिससे कि इसको सही से मॉनिटर किया जा सके, इसका लाभ उठाया जा सके। लॉजिस्टिक लागत सकल घरेलू उत्पाद का अभी 14% है। प्रारंभिक परीक्षा में ऐसा प्रश्न अलग से बना के पूछा जा सकता है और उम्मीद है कि 2022 तक घटकर 10% लक्ष्य इसका रखने का है, जिसे वर्ष 2022 तक घटाकर 10% करने का लक्ष्य ही रखा गया। उम्मीद नहीं, लक्ष्य ही इतना रखा गया है। आगे हम बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने अपने पहले स्वदेशी लड़ाकू विमान कौसर का अनावरण किया? कभी कभी न्यूज़ कोई छूट जाती हैं तो, या प्रश्न ज़्यादा हो रहे हैं तो मैं उसको छोड़ देता हूँ, या छूट जाती हैं तो उसको अगले दिन कवर करना है। यहाँ पर उद्देश्य ये होना चाहिए कि सारा हमारा कवर हो जाए महत्वपूर्ण। ये नहीं है कि अगर कुछ छूट गया तो हम छोड़ देंगे। वैसे तो ये होता है कि 26 तारीख का हम डिस्कस कर रहे हैं, तो 26 तारीख को जो आपको न्यूज़पेपर और समाचारों में जो न्यूज़ मिलेगी उनको हम यहाँ पर कवर कर ले रहे हैं। लेकिन जो छूटता है, तो कौशर का अनावरण किया गया है। ये किस देश का स्वदेशी लड़ाकू विमान है? तो ये ईरान का है। ईरान का ये लड़ाकू विमान है स्वदेशी, और ये देख सकते हैं आप। ईरान ने ये इसका पहला है, ये भी ध्यान रखना है, पहला है। अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो इसका अनावरण किया है। 4थी पीढ़ी का है ये, और ऐसा उसने कहा है कि ये देश की रक्षा और शांति बनाए रखने के उद्देश्य से ही केवल इस उद्देश्य से ऐसा किया गया है। यह लड़ाकू विमान अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और बहुउद्देशीय रडार से लैस है। ये देखिए कुछ ऐसा है, यहाँ पे देखिए ये बैठे हुए हैं। ये कौन है चित्र में, बताइएगा अगर आपको जानकारी है। आगे हम बात करते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसकी बिक्री की अनुमति केंद्र सरकार ने पुनः प्रदान कर दी? इस पर बैन लगाया गया था, और यह है ऑक्सीटोसिन, है ना। इस पर बैन लगा दिया गया था। 1 सितंबर से ऑक्सीटोसिन बेचने की अनुमति फिर से केंद्र सरकार ने दे दी है। 27 अप्रैल 2018 को इसमें क्या हुआ था, बैन लगाया गया था। कहा गया था 1 जुलाई से प्राइवेट केमिस्ट ऑक्सीटोसिन की बिक्री नहीं कर पाएंगे। प्राइवेट केमिस्ट की बात हो रही है कि वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन हुआ क्या, अब इसकी आपूर्ति नहीं हो पा रही थी, है ना। तो इसके जो प्रतिबंध के कार्यान्वयन की तिथि, यानी कि प्रतिबंध जो लगाया जाना था, उसको 1 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया था सरकार ने। ऑक्सीटोसिन के बारे में अगर हम थोड़ी सी जानकारी ले लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऑक्सीटोसिन सबसे पहले तो आपसे पूछा जाए तो ये एक हार्मोन है जो मस्तिष्क में जो पिट्यूटरी ग्रंथि है उससे स्रावित होता है। मनुष्य के जो बिहेवियर है, मनुष्य का जो व्यवहार है, उस पर पड़ने वाले प्रभाव के कारण ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन या जॉय हार्मोन के नाम से जाना जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। और गर्भवती महिलाओं में जो पोस्टपार्टम हेमोरज यानी कि पीपीएच जिसको बोलते हैं, प्रसवोत्तर रक्तस्राव, प्रसव के बाद में जो रक्तस्राव होता है, उसकी रोकथाम के लिए ऑक्सीटोसिन का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है।
WHO के द्वारा जो जानकारी दी गई उसमें कहा गया कि जो भी मातृ मृत्यु दर हो रही है उसका एक ये प्रमुख कारण है, ठीक है ना। और कहा कि 35% मातृ मृत्यु दर इसके कारण हो रही है। इसी कारण से ये रोकथाम लगाई गई थी, लेकिन फिर से ऐसा किया गया है। टेलीकॉम विभाग द्वारा गठित परिचालन समिति ने देश में कब तक 5G सेवाएं प्रारंभ होने की उम्मीद जताई है। तो इसका सही उत्तर है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, 2020 तक, है ना। 2020 तक इसने उम्मीद जताई है कि 5G सेवाएं लॉन्च हो जाएंगी भारत में। वैसे अमेरिका में भी अभी ये शुरू नहीं हो पाई हैं, और 2019 में शुरुआती जो तिमाही है यानी कि मार्च तक इसको उम्मीद की जा रही है कि लॉन्च किया जाएगा वहाँ पर। भारत में 2020 तक। अब ये जो मेकिंग इंडिया 5G रेडी करके एक समिति ने रिपोर्ट में उम्मीद जताई है कि 5G सेवा शुरू होने से देश की अर्थव्यवस्था को 1 लाख करोड़ डॉलर का फायदा हो सकता है ना। अब 5G सेवाओं के लिए अतिरिक्त स्पेक्ट्रम जारी किया जाएगा, उससे पैसा मिलेगा। फिर ऐसे जब ये क्षेत्र बढ़ेगा तो इसमें निश्चित है निवेश होगा और उसका लाभ तो मिलेगा ही। मेघालय के नए राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली, है ना। एक दिन लिस्ट हमने डिस्कस की थी, लेकिन आज फिर मैं आपको उसको रिवाइज कराने के उद्देश्य से यहाँ पर एक प्रश्न और आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो इसका सही है, तथागत राय ने मेघालय के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। चलिए फटाफट लिस्ट को रिवाइज कर लेते हैं, कोई प्रश्न अगर पूछ लिया जाए तो आपका हो जाए। लालजी टंडन बिहार, सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर, गंगा प्रसाद सिक्किम, सत्यदेव नारायण आर्य हरियाणा, बेनी रानी मौर्य उत्तराखंड, तथागत राय मेघालय। इन्हीं की बात अभी हम कर रहे थे। और कप्तान सिंह सोलंकी त्रिपुरा, कप्तान सिंह सोलंकी त्रिपुरा। तो ये आपको बार बार जब सामने आपसे पूछा जाएगा या आपकी नज़रों के सामने से ये गुजरेगी तो आपको याद रहेगा, और कोई भी एग्जाम आप देंगे तो कर देंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर, उत्तर प्रदेश सरकार इस वर्ष अक्टूबर में कहाँ कृषि कुंभ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन करेगी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इसका सही उत्तर है, आप इलाहाबाद मत टिक कीजिएगा। कुंभ की बात सुनकर इलाहाबाद या वाराणसी आप टिक कर दें ना, ये लखनऊ में कृषि कुंभ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन लखनऊ में किया जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। और इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, जब होगा तो देख लिया जाएगा। दीपिका पल्लिकल का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। इसका सही उत्तर है स्क्वैश से संबंधित है। स्क्वैश से दीपिका पल्लिकल संबंधित हैं, ठीक है ना। आज तक अगर हम देखें 26 तारीख तक या ये अभी 25 की रात है, अभी 2 बज रहे हैं, अभी तक का जो अपडेट है उसमें भारत की पोजीशन एशियन गेम्स में हम देखें तो फर्स्ट पे चाइना है, उसके बाद जापान 2, फिर साउथ कोरिया 3, ईरान 4, इंडोनेशिया 5, नॉर्थ कोरिया 6, थाईलैंड 7 और इंडिया 8वें पोजीशन पर पहुंच गया है। फाइनल रिजल्ट जब आएंगे तब हम लोग देखेंगे, और ये 2 सितंबर तक जब भी फाइनल हो जाएगा तब हम इसको डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन एक सिनेरियो आपके सामने है, 72 गोल्ड के साथ चाइना फर्स्ट पे है, इंडिया का 7 गोल है, टोटल अभी 29 है इंडिया की। तो ऐसे हमको देखते रहना है जिससे कि हमारा ये तैयार रहे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। धाविका हिमा दास, निशानेबाज अनीस भनवाला, मुक्केबाज विकास कृष्ण, निशानेबाज विनेश फोगट। और इसमें आप जानते हैं विनेश फोगट ये सही नहीं है, निशानेबाज नहीं है। इनका संबंध किससे है, रेसलिंग से है, कुश्ती से संबंधित है ये, ठीक है ना। तो ये प्रश्न हो गए। अब हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं पिछले प्रश्नों को। 3 प्रश्नों का जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। उसमें पहला प्रश्न है, ग्लोबल वर्षा माप किन 2 देशों के बीच संयुक्त परियोजना है, ये आपको बताना है। ग्लोबल वर्षा माप किन 2 देशों के बीच संयुक्त परियोजना है। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन है, उनका नाम आपको टाइप करना है। और हाल में भारत के किस पारंपरिक खेल को ओलंपिक संघ द्वारा मान्यता प्रदान की गई, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। आपको ये कैसा लग रहा है, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। अच्छा लग रहा है तो लाइक कर सकते हैं, लाइक निश्चित करिए आप, जिससे मेरा मनोबल बढ़ता है। अभी भी जो व्यू आ रहे हैं वो बहुत कम आ रहे हैं, लेकिन ये प्रोग्राम चलता रहेगा, आप लोग बस ऐसे सहयोग बनाए रहिए। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, शेयर कर दीजिए दूसरे लोगों को, उनको भी इसका लाभ मिले, लाइक कर दीजिए। और PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं कल सुबह 4 बजे। इसके अलावा और भी कार्यक्रमों को आप देखने के लिए IAS प्रेप की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से अपने मनपसंद कार्यक्रम प्रोग्राम जो चल रहे हैं उनको देखिए और एग्ज़ाम को अच्छा बनाइए। थैंक यू।